हेलो फ्रेंड्स। मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, उससे जुड़ा हुआ ये सारे क्वेश्चन हैं। और आज जैसे कि आप सबको पता होगा कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे आरबीआई और एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, हर जगह एग्ज़ाम आते हैं। हर एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी, वहाँ पे अगर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन पेपर जनरल अवेयरनेस, तो फिर उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आज ये क्वेश्चन लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन में आंसर है, उसके साइड में अगर कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं साथ में वो भी दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जैसा कि आप सबको पता है, त्रिपुरी अधिवेशन का संकट, पहली बात तो हमको पता है त्रिपुरी, अगर लोकेशन आएगा त्रिपुरी कहाँ पे था, तो त्रिपुरी एमपी में एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वह त्रिपुरी है। तो आप त्रिपुरी को त्रिपुरा मत समझिए। पहला पॉइंट ये क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट यह है कि त्रिपुरी अधिवेशन संकट, इसमें ऐसा था कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इनमें आपस में एक अंतर कलह बोलते हैं वो हो गया था। गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, जो कि सुभाष चंद्र बोस से इलेक्शन में हार गए थे अध्यक्ष चुनाव में। लेकिन गांधी जी नाराज हुए, वह कांग्रेस से मतलब नाराज हुए थे। तो यह देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बना था, यह सवाल है। तो उसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा और एक फैक्ट बता दूं कि वह भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ओके, दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? देखिए, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और यहाँ पे मृत्यु लिखा है, लेकिन मृत्यु नहीं, हत्या बोल सकते हैं। गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को सुबह अराउंड 7 से 9, शायद 9 बजे का समय था। गांधी जी प्रार्थना के लिए जा रहे थे और नाथूराम गोडसे एक नवयुवक थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। बाद में नाथूराम गोडसे और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। तो उनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। और दूसरी बात यह बता दूं कि यह नेहरू ने कहाँ से कहा था, तो ऑल इंडिया रेडियो, नेहरू ने यह बात ऑल इंडिया रेडियो पर कही थी कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने कहा था ये। जैसा कि आप सबको पता है कि 1885 में 1885 या 1885 में कांग्रेस बनी थी। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद 1885 है, कांग्रेस बनी थी। और उसके बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल माना जाता है, जिसके सबसे महत्वपूर्ण रोल एलन ऑक्टिवन ह्यूम, उनका माना जाता है। वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने लॉर्ड डफरिन को कहा था कि, ऐसा इतिहासकारों ने माना है, ऐसा सुमित सरकार ने माना है, सुमित सरकार एक इतिहास के बहुत प्रख्यात प्रोफेसर हैं, उन्होंने माना है कि उस टाइम लॉर्ड डफरिन को यह था कि भारतीयों में जो भी राजनीतिक गतिविधियां छुटपुट हो रही हैं उसको एक जगह पे लाया जाए। तो लॉर्ड डफरिन, एलन ऑक्टिवन ह्यूम, इन सब की मिली भगत और सबकी सहायता से कांग्रेस बनी थी। तो आपको पता है कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस का एडवांटेज, जैसे कि हम सबको पता है कि आज भी अगर कोई कांग्रेस पे आरोप लगाता है तो कांग्रेस पार्टी ये बोलती है हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जबकि आज के नेताओं का आज़ादी की लड़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर भी वो बोलते हैं हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। कभी राहुल गांधी जेल नहीं गए, कभी सोनिया गांधी जेल नहीं गई आज़ादी की लड़ाई में। आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे जो कांग्रेसी थे, वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो भविष्य में आने वाला जो संकट था उसको देखते हुए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय धरोहर मानी जा सकती थी उस टाइम। और आज की कांग्रेस
आप समझ सकते हैं कि 44 सीट है लोकसभा में, तो उनको हम क्या मान सकते हैं। तो यह बात कांग्रेस ने कही थी। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। आपको बता दो, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने की थी और यह दक्षिण अफ्रीका में की थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। अब पांचवा क्वेश्चन लीजिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। 22 दिसंबर 1939। मुक्ति दिवस आपको बता दूं कि जब 1935 में जो एक्ट था उसमें यह था कि कांग्रेस मतलब दोनों इलेक्शन होगा, तो उस टाइम विधानसभा और राज्यसभा दो, मतलब उस टाइम राज्यसभा तो नहीं थी, स्टेट काउंसिल और लोकसभा और राज्यों में अलग अलग राज्यों की सरकारों के लिए चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा। उसमें से 8 राज्यों में प्रत्यक्ष तौर पे और 3 राज्यों में अप्रत्यक्ष तौर पे, मतलब अलग अलग सहायता से कांग्रेस की सरकार बनी। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से बिना पूछे, भारतीयों की बिना सहमति के ब्रिटिश सरकार ने भारत का विश्व युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया। तो उसके विरोध में उन जहां पे भी कांग्रेस की सरकार बनी थी जिन राज्यों में, उन सब सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो उस दिन को ये मुस्लिम लीग वाले मुक्ति दिवस मनाए थे। ओके, तो वह दिन था 1939 का 22 दिसंबर। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चौधरी रहमत अली। देखिए, यह महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, यूपीएससी का आ चुका है, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। तो ये सबका हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। आप इसे हो सकते तो स्टार या फिर कोई निशान लगा के रख दीजिए, फिर कहीं लिख लीजिए कि पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग चौधरी रहमत अली ने 1929-30 में लंदन में थे, ये पढ़ रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने किया था कि पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो जैसे सबको पता है कि भारत की आज़ादी का तो प्रोसेस भारत छोड़ो आंदोलन से ही चालू हो गया था। तो ब्रिटिश लोग को पता चल गया था 45 आते आते कि हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन के जब आया था कैबिनेट मिशन, तो उनके सहयोग तो नहीं बोल सकते, उनके दिशा निर्देशों पे भारत की अंतरिम सरकार गठित की गई और वह जवाहरलाल नेहरू उस अंतरिम सरकार में अध्यक्ष थे। करेक्ट, प्रधानमंत्री नहीं थे। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री नहीं थे, वह प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि तब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, तो ब्रिटेन का एक पार्ट था, इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं माना जाता अंतरिम सरकार का। वह एक सबसे प्रमुख थे, अध्यक्ष उसको बोल सकते हैं, प्रमुख बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट नहीं बोल सकते, प्रमुख थे। तो उस अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे इनको मैंने आपको ऊपर बताया कि उनके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के राष्ट्रपति बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो उनके पास कौन सा मंत्री थे, वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे 1946 में अंतरिम सरकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो जैसे आपको बताया कि ऊपर त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जो कांग्रेस का और कांग्रेस ने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, सॉरी मेरी आवाज़ में आज फ्लक्चुएशन हो रहा है काफ़ी, मैं थोड़ी घाई में हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ कि ना हो। तो 39 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके पीछे कारण यह था कि त्रिपुरी अधिवेशन में जैसे आपको पता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में अध्यक्ष पद को लेकर एक मनमुटाव सा बन गया था, और सुभाष चंद्र बोस ये नहीं चाहते थे कि गांधी जी को किसी तरह से बुरा लगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को कितना मानते थे। भारत में अगर राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसी ने दी तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। राष्ट्रपिता सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था, तब आज हम सब मानते हैं। तो अब देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के अंदर गांधी जी के लिए कितना प्रेम, कितना सद्भाव था। इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी और एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक आज भी है, पश्चिम बंगाल में है, जो सीपीएम वाले हैं उनके सहयोगी हैं फॉरवर्ड ब्लॉक वाले।
कुछ सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। पश्चिम बंगाल में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वो उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे। अगर कहीं क्वेश्चन आए तो ये गलत मार दे, 46 में प्रधानमंत्री नहीं थे, 47 में प्रधानमंत्री बने। दो फैक्ट याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। 46 में प्रधानमंत्री नहीं थे, अध्यक्षता की थी, खाली अध्यक्ष थे। 47 में प्रधानमंत्री बने। ओके, आगे देखिए, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? ये सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन एक क्रांतिकारी थे। और चटगांव आजकल बांग्लादेश में है, और चटगांव पोर्ट है फेमस, वहाँ का बंदरगाह है। तो सूर्यसेन ने वहाँ पे उनके शस्त्रागार पे हमला करके लूटने की कोशिश किया था। और कितना सफल हुए ये इतिहासकारों ने वर्णन तो नहीं किया, लेकिन प्रशंसा की गई सूर्यसेन की। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये वही जयप्रकाश नारायण हैं जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी मूवमेंट, हम सबको पता होगा कि गद्दी खाली करो जनता आती है, यह नारा हम सबने सुना होगा। इसके बाद ही इमरजेंसी लगाई गई थी 72 में। तो वही जयप्रकाश नारायण है, वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। और ये बिहार के हैं, सिताब दियारा इनका जन्म स्थान है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो इन सब बातों को याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा में जन्म स्थान है इनका, बिहार से थे। इन्होंने आज़ादी के बाद कोई पदवी नहीं ली। अगर ये चाहते तो ये खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे। अगर ये खड़े हो जाते तो उस टाइम इंदिरा गांधी शायद नहीं जीत पाती या पीछे हट जाती। इनको पद से लगाव नहीं था, इन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया। और एक बात, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। आगे देखिए, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? तो उसमें स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। ये देखिए, थोड़ा एरर आ गया प्रिंटिंग मिस्टेक में, प्रिंटिंग नहीं टाइपिंग एरर आया। स्वामी श्रद्धानंद थे वो, वहाँ पे श्रानंद दिया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा आंसर अगर लिख रहे हैं तो। स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे कि हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण। जैसा कि आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने तो यही किया था कि हिंदू मुस्लिम बांटो और राज करो। तो बांटो के तौर पे एक खिलाफत मूवमेंट वाला था, और खिलाफत मूवमेंट जब चालू हुआ था स्वामी श्रद्धानंद उसमें जम के सहयोग किए थे। उसी की प्रोसेस में, उसी की एक प्रक्रिया में इन्होंने जामा मस्जिद में भाषण दिया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और कुछ बातें बता देता हूँ कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार वो जीत चुके हैं। भारत से पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि वापस कर दी थी। ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? जैसा कि आप सबको पता है कि भारत को आज़ादी देने का प्लान 1945 से हो गया था, अलग अलग प्रोसेस हुए। तो भारत पाकिस्तान बंटवारे का नहीं हो रहा था। कैसे बंटवारा हो, कोई तैयार नहीं था। अपना आधा टुकड़ा शरीर का कौन छोड़ना चाहेगा? शायद हम आप में से कोई नहीं। अगर हमारा एक शरीर है तो हम, कोई ये बोले कि हम तुमको आधा काट देते हैं या फिर तुम्हारा हाथ हम काट देते हैं, तुम वैसे जिंदा रहो, तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे हमारा हाथ कटे। तो उस टाइम पाकिस्तान हमारा हाथ था। आज पाकिस्तान की हालत देखिए क्या हो गया है। तो अगर हम भारत को एक मनुष्य रूप में माने तो पाकिस्तान हमारा हाथ होता है। तो बंटवारे के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर भी अंग्रेज़ों की 420 मैं 420 में बहुत, बंटवारे के मैं बहुत खिलाफ हूँ। मैं 420 वर्ड ही यूज़ करूँगा अंग्रेज़ों का, कि उनकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ। और उस बंटवारे के लिए जो योजना प्रस्तुत की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को किया था। ये डेट आप याद रखिए, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना प्रस्तुत किया था। और उसी योजना को 1947 में, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको डेट ही बता दिया, डेट भी याद रखिए क्योंकि डेट पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। आज के भारत के हीरो हैं, उस टाइम भी हीरो थे, लेकिन उस टाइम अलग सिचुएशन था, अहिंसा ज़्यादा चल रहा था। आज अहिंसा ट्रेंड में उतना
नहीं है, बोल सकते अहिंसा नहीं है, इसलिए इतना हर जगह अत्याचार है। तो सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और आपको बता दूं यह कौन से केस में फांसी दी गई थी? संविधान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट संविधान सभा नहीं बोल सकते, उस टाइम की जो आज संसद है, उस टाइम की जो सभा थी, उसमें इन्होंने जब जो बम फेंका था उसके लिए इनको फांसी नहीं दी गई थी। फिर से रिपीट करता हूं, इन्होंने जो संसद में यहाँ पे जो दिल्ली में संसद है, आज के संसद में उस खंबे पे निशान है जहाँ पे इन्होंने बम फेंका था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, उसको मिटाया नहीं गया। वो भारत की राष्ट्रीय धरोहर है कि हमने कितनी कुर्बानी दी है। तो उसमें इन्होंने बम फेंका था, इसलिए इनको फांसी उस केस में नहीं दी गई थी। और इन लोगों को फांसी किस में दी गई थी? सैंडर्स हत्याकांड में, सैंडर्स हत्याकांड। और सैंडर्स हत्याकांड क्या था? उसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाने का आदेश दिया था, उससे इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए लाला लाजपत राय की दुखद मृत्यु हो गई लाठी सर पे लगने की वजह से, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम उसको मारेंगे। उसको मारा, भारत के इन वीर सपूतों ने सैंडर्स को मारा। भले हम लोग भारत सुखदेव भगत सिंह राजगुरु फांसी में झूल गए, और हमारे लिए तो राष्ट्रीय धरोहर हैं ये सब। आगे देखिए, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? नौसैनिक विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? मुंबई बंदरगाह बोल सकते हैं। हाँ, मुंबई में, मतलब यहाँ पे 2-3 बंदरगाह हैं, एक लेकिन उस टाइम एक ही था। तो मुंबई बंदरगाह, आज जहाँ पे वो विद्रोह हुआ था वहाँ पे आज कोलाबा में नेवी का स्क्वाड है। मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे पता है, मैं चाहता हूँ तो कभी बहुत मन प्रसन्न उठता है कि यहीं पे विद्रोह हुआ था। और जो साउथ बॉम्बे का फ्लोरा फाउंटेन एरिया है, वहाँ पे जिस तरह से उस टाइम की आर्मी और नेवी, इन लोगों के बीच जो टकराव हुआ था, मतलब देख के मन एकदम खुश हो जाता है कि इसी जगह पे हुआ था, कि वह देश के एक महान स्थल है। और आज वहाँ पे नेवी का स्क्वाड है, कोलाबा में वो एरिया आता है, वहाँ पे हुआ था। तो देखिए, नौसैनिक विद्रोह हो गया। अब आगे देखते हैं। हाँ, नौसैनिक विद्रोह से जुड़ा और एक फैक्ट आपको बता दूं कि INS तलवार जिस बंदरगाह पे हुआ था मुंबई, और वहाँ पे जो नेवी का जो खड़ा था, INS नहीं बोल सकते उसको, उस टाइम भारतीय सेना नहीं थी, वो तलवार जो जहाज था, उस तलवार पर से विद्रोह चालू हुआ था। तलवार नाम का जहाज था। ये फैक्ट लिख लीजिए या फिर दिमाग में रख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। जैसा कि नाम से पता होगा आपको कि गांधी जी, ये नाम से आपको पता होगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी किनारे की गई। दूसरा फैक्ट, साबरमती नदी कहाँ है? अहमदाबाद से पास होती है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। तीसरा फैक्ट, गांधी जी भारत वापस कब आए थे? 1915 में आए थे, और फिर 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ये कुछ फैक्ट है गांधी जी के बारे में। वैसे गांधी जी के बारे में तो पूरी बुक लिखी जा सकती है, एक किताब शायद करनी पड़े गांधी जी के बारे में बताने के लिए। तो फिर भी जितना मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन साबरमती आश्रम में बन सकता है, तो मैंने वो बताया आपको। और अगर आपको चाहिए, इस साल ट्रेंड में था कि चंपारण सत्याग्रह के 100 साल हुए, तो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला के बुलावे पे गांधी जी गए थे। नील की खेती के लिए जो दवा डालते थे अंग्रेज, उसके विरोध में वहाँ पे आंदोलन हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने वो जो टैक्स था वो कम किया, कर्ज माफ़ी दिए थे। तो 1917 में हुआ था वो। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब गांधी जी के अगर बारे में बात करें तो लिस्ट में आएंगे। तो सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? अगला क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया।
सीधी कार्रवाई से आपको बता दूं, यह मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, जिसमें बहुत सारे बेगुनाहों, बहुत सारे महिलाओं, बच्चों की हत्या कर दी गई थी। और यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मांग मान ली जाए इसलिए मुस्लिम लीग ने किया था। होता है कि नॉर्मली होता है कि आंदोलन में आंदोलन किया जाए, विरोध किया जाए, धरना दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए, लेकिन इस कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को जो सीधी कार्रवाई हुई, इसमें सिर्फ और सिर्फ हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बच्चों की हत्या कर दी गई। यह काम मुस्लिम लीग ने किया था। जब उनको यह लगा कि पाकिस्तान मिलने वाला नहीं है, तब उन्होंने दबाव बनाने के लिए यह काम किया था, और इसीलिए बाद में माउंटबेटन को मानना पड़ा उनकी मांग और पाकिस्तान बना। तो इस सीधी कार्रवाई दिवस का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमको पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ देखने को मिला था। नोआखली, बाकी सब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि आपको पता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने जो आज एससी हैं, शेड्यूल कास्ट वाले, उनको हरिजन नाम दिया है कि हरि के जन हैं। तो उनकी उस सेवक संघ, जो हरिजन सेवक संघ था, उसकी अध्यक्षता घनश्याम दास बिरला ने की थी। तो पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो सबको पता है कि पूना समझौता डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, और दलित वर्ग से वो संबंधित था कि उसमें दलित वर्ग को हिंदुओं से सेपरेट करके एक वर्ग मान के उनको रिजर्वेशन दिया गया था। तो वह रिजर्वेशन ब्रिटिशों ने दिया था। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ कि हिंदुओं से अलग करके नहीं, जो हिंदुओं को रिजर्वेशन है, जो हिंदुओं को सीट है, उसी में से अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा। और टोटली अगर एक यूपीएससी में एक स्टेटमेंट बनता है कि इस समझौते से क्या दलित वर्ग का रिजर्वेशन बढ़ा था, तो नहीं, इस समझौते से दलित वर्ग का टोटल रिजर्वेशन कम हुआ था। जो ब्रिटिश लोग रिजर्वेशन दे रहे थे उससे, और इस पूना पैक्ट से रिजर्वेशन में थोड़ा कमी आई थी। लेकिन इसको इसलिए मानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस रिजर्वेशन ने, इस समझौते ने, पूना पैक्ट ने इस पूरी समस्या को एक पूरे देश के पटल पे लाके रख दिया कि भाई दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, अलग अलग अछूत और बाकी सब बोला जाता है, वह गलत है। तो गांधी जी ने जो आंदोलन किया था, फिर केरल में भी गए थे और बाकी हर जगह गए थे कि दलित लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, दलितों के खिलाफ ऐसे नहीं होना चाहिए, दलित हमारे मित्र भाई हैं। तो एक मोमेंट मिला। तो पूना समझौता तक हो गया। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वह 1928 में हुई थी। और किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद उसके अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। कहाँ से हुआ? ग्वालियर टैंक, मुंबई सबसे। और इसमें से इस आंदोलन में गिरफ्तार किए हुए नेताओं को कहाँ रखा गया? अहमदनगर के किले में। अहमदनगर एक महाराष्ट्र में जिला है, वहाँ पे मुगलों का एक किला था, उसी किले में सबको गिरफ्तार करके रखा गया था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हंटर आयोग पे। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग कांड के बाद। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद हंटर आयोग बना। और इस हंटर आयोग के ऐसे आयोग देखिए कैसे होते हैं कि इसने जो जनरल डायर था, उसके कांड को उसने बोला सही किया था। उसने, इस हंटर आयोग ने जनरल डायर की प्रशंसा की थी, जिसमें हजारों लोग बेगुनाहों, हजारों या 10,000 होंगे, इतने बेगुनाहों की हत्या कर दी गई, उसकी हंटर आयोग ने प्रशंसा की थी। यह अगर कहीं स्टेटमेंट आए तो याद रखिएगा। और इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई थी। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह, सरदार उधम सिंह ने उसको ब्रिटेन में ही मारा कि भाई तुम बच नहीं सकते, अगर अंग्रेज तुम्हारे साथ है तो हिंदुस्तानी साथ नहीं है, हिंदुस्तानी तुमको कहीं भी कभी मार देंगे। और मारे उसको, मतलब हत्या की। और उस हत्या की कोई किसी को
विरोध नहीं किसी को, क्योंकि जनरल डायर जो राक्षस था, नराधम था, उसकी हत्या तो होनी ही थी, तो हुई, और सरदार उधम सिंह ने किया था। आगे देखते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछता है, नॉर्मली एसएससी में बहुत बार पूछा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो अगर इंकलाब और जिंदाबाद, ये नाम से थोड़ा अगर देखें तो इस्लामिक वर्ड लगता है, जिंदाबाद, इंकलाब, तो किसी राम प्रसाद बिस्मिल वैसे तो ब्राह्मण थे, मोहम्मद इकबाल और जो ऐसे लोग हैं उन्होंने दिया होगा, लेकिन नहीं, वह नारा भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। आप जब भगत सिंह मूवी देखे होंगे अजय देवगन की, उसमें भी कोर्ट में खड़े होकर चिल्लाते भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद। आगे देखते हैं भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया। तो हम देखते हैं कि एलओसी है एक, उसको रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, तो उसका सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और वह कैसे कैसे गई, एक मतलब खींचा गया रेखा, पहाड़ों नदियों, बहुत एक मेहनत वाला काम था कि इतना जल्दी बंटवारा करने का। उसी का नतीजा हम आज तक कश्मीर समस्या के रूप में भुगत रहे हैं कि सिरिल रेडक्लिफ और अंग्रेज़ों की मेहरबानी है। कच्छ में भी है झगड़ा और कश्मीर में भी है, तो इनकी मेहरबानी की वजह से, अगर थोड़ा सही से काम करते, धीरज से काम करते, आराम से काम करते, तो उस टाइम झगड़ा आज तक नहीं चलता, ख़त्म हो जाता कब का, और झगड़ा शायद बनता ही नहीं। इसके साथ में और आपको बता दूं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। ये देखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका सीमांकन, तो इसमें रेखा मिसिंग है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, रेखा मिसिंग है, तो आप उसमें देख लीजिए रेखा की बात की गई, जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, सिरिल रेडक्लिफ, वो लाइन है। और भारत पाकिस्तान के बाद रेडक्लिफ लाइन, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, भारत और चाइना के बीच ये मैकमोहन रेखा। ये 3 रेखाएं ज़्यादा करके एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको याद रखिएगा। ये और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ये और कोई नहीं, अपने आप को विश्व में बड़े नेता मानते थे, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जब महात्मा गांधी वहाँ का जो जहाँ पे रानी रहती हैं, रानी के पास नहीं, ये वहाँ की जो संसद रहती है और जहाँ पे कामकाज होता है, उसमें जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, वो जब गांधी जी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तब विंस्टन चर्चिल ने एक पत्रकार से कहा था कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को। तो बड़ी शर्म की बात है, हम सबको पता है गांधी जी आधे कपड़े क्यों पहनते थे। उनको कोई शौक नहीं था आधे कपड़े पहनने का। हम सब जानते हैं गांधी जी जब युवा अवस्था में थे तो कैसे कपड़े, जैकेट वैकेट पहनते थे, चश्मे लगाते थे और मूछ एकदम सब एकदम सही, एकदम टिप टॉप रहते थे। लेकिन जब भारत की स्थिति देखी तो गांधी जी ने बोले कि जब तक सबके तन पे कपड़े नहीं आएंगे तब तक मैं भी आधे कपड़े में रहूँगा। आज का नेता ऐसा है तो कोई करके दिखाए। आज भी सब गरीबों के लिए लड़ते हैं, प्रधानमंत्री से लेके सब बोलते हैं हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। आज वो कोई आधे कपड़े में रखे दिखाए, कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ गांधी जी कर सकते हैं। उस टाइम हमको पता है नेहरू जैसे लोग भी अपने कपड़े कितने ठाट बाट से रहते और वहीं गांधी जी आसान सरल जिंदगी जीते थे कि उनके जो वो पैसे यूज करेंगे, जो वो कपड़े यूज करेंगे, किसी और को मिल जाए। ये गांधी जी के विचार थे। तो वह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल के बारे में और एक बात बता दूं आपको, जब ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ रहा था तब विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन की अगवानी की थी, मतलब ब्रिटेन के अगुआ थे। और जब हिटलर ने ब्रिटेन पे हमला किया था तब विंस्टन चर्चिल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि ब्रिटेन का आखिरी व्यक्ति जिंदा रहने तक ये लड़ाई चलेगी। तो इनकी बातें जो है टाइटल बन चुकी हैं, आप याद रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया। तो जैसे आपको पता है खिलाफत आंदोलन टर्की के जो खलीफा थे उनको हटाया गया था, इसलिए पूरे दुनिया के मुसलमानों में एक आग फैली थी, एक गुस्सा फैला था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन उस टाइम चलाया था और इसको गांधी जी ने फुल सपोर्ट किया था।
आगे देखिए, पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में की गई? तो वह लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। इसके पहले देखिए, पाकिस्तान वर्ड के बारे में बात किया गया। पाकिस्तान वर्ड कब बना, कब किसने ईजाद किया? तो उसको रहमत अली ने 1929-30 में बनाया था। बनाने पहली बार बोला था, एक उन्होंने एडिटोरियल लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था पाकिस्तान। तो अगला बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबको पता है। पूरा का पूरा अगर पूरा पढ़ेंगे तो एज इसमें पता चलता है। ईयर क्या है? ईयर 1935 है। और हमारे जो संविधान का 2/3 पार्ट है, ये इसी एक्ट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35। 2/3 अगर नहीं बोले तो फिर भी आधा आधा हमने उसी से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से, और आधा अन्य देशों से उधार लिया है। तो हमारा संविधान बना है। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? जैसे मैंने आपको बताया, कैबिनेट मिशन से ही संविधान सभा की स्थापना हुई, अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, सब कुछ हुआ। तो वह 1946 में बनी थी। और दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ। कहाँ से कहाँ तक हुआ? साबरमती से दांडी तक। कुछ 113 लोग, एक डेटा मुझे एकदम एकदम याद नहीं, तो शायद 113 या 108 लोग थे गांधी जी के साथ। आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के साथ कितने लोग चले थे, तो शायद 113 या 108 हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको एक स्टैटिक मार्क करके रख दीजिए। तो अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डाल दूंगा कि गांधी जी के साथ कितने लोग चले थे। और साबरमती से दांडी तक इन्होंने यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। 28 दिन में कुछ गांधी जी पहुँचे थे दांडी। तो उन्होंने दांडी के समुद्र पर नमक बना के वह कानून तोड़ा था, समुद्र का जो नमक बनाने का कानून था, और उससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये कुछ फैक्ट है दांडी मार्च के बारे में। आगे देखिए, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? सबको फेमस पता है, पुलिस वालों को 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था गोरखपुर में। और यह असहयोग आंदोलन के बंद होने का एक कारण था। नॉर्मली इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन मैं सब बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो बहुत एकदम जोर पे था। तो पुलिस वालों ने जो आंदोलनकारी थे उन पे लाठीचार्ज किया, बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज किया। तो पब्लिक कितना सहेगी? पब्लिक भी गुस्सा आएगी। अब गुस्सा आ गई पब्लिक तो फिर मारने लगी पुलिस वाले को। पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाके अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। पुलिस पब्लिक ने क्या किया कि उसी को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, पूरा पुलिस स्टेशन ही। अब मिट्टी का तेल डाले थे या फिर कैसे, लेकिन जलाए थे। और उसमें 22 पुलिस वालों की हत्या की गई, मतलब हत्या मानी गई थी। उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिर उसी से गांधी जी इतना दुखी हुए कि उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। ये इतिहासकारों ने बोला है कि अगर आंदोलन स्थगित नहीं होता उस टाइम तो ब्रिटिश लोग बड़े पैमाने पे, शायद जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वैसे बहुत सारे जगह हमको देखने को मिल जाता। इसलिए गांधी जी ने तुरंत आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया था। आगे देखते हैं कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पे द्वितीय में है, आगे जो 2 लाइन है द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय उसको बोलते हैं, वह था चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखिए, इसके बाद तो मुगल वंश का चालू हो गया। तो फिर भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखिए आ गया, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तब लास्ट के 8-10 क्वेश्चन बचे, इनको नहीं छोड़ सकता मैं। भले दूसरे सेक्शन से हैं लेकिन हिस्ट्री से हैं, मैं करा देता हूँ। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी ने गुलाम वंश की स्थापना की। उसी ने भारत में इस्लामिक वंश की नींव डाली थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और एक बात बता दूं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, वह कुतुबुद्दीन एक संत थे, उनके नाम पे कुतुब मीनार।
ये बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन बनाने वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? मतलब भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रामानुज आचार्य, उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत 14वीं सदी 15वीं सदी के बीच में की थी। और रामानुज के भी शिष्य थे, आप उसको गूगल कर लीजिएगा, रामानुज के शिष्य और भक्ति आंदोलन में बहुत सारे माने जाते हैं, संत तुलसीदास, कबीर, रैदास। समझ गए होंगे आप मैं क्या बताना चाहता हूँ। रैदास, तुलसीदास, कबीर और सूरदास थोड़े पहले आ गए। तो इन सब ने जो भक्ति के द्वारा समाज सुधार करने की कोशिश किया था, और भक्ति में बहुत सारी रचनाएं उस टाइम हुई थी, उसी को बोलते भक्ति आंदोलन। 14वीं-15वीं सदी में हुआ था। आगे देखते हैं, कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। अब मोइनुद्दीन चिश्ती आप सबको पता है कि काफ़ी बहुत बड़े संत थे, और सूफ़ी सिलसिला में कव्वाली जो करते थे, वो सूफ़ी गाने आज तक लोग गाते हैं, वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक पूरा एक वंश परंपरा आ जाती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह बाबर था, सबको पता है। किसके शासन का, और हाँ, मुगल वंश के अगर हो सके तो आप सबके सब नाम याद रख लीजिए, कहीं अगर पूछा तो। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 में की थी। किसको हरा के किया था? इब्राहिम लोदी को किया था। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1529 या 30 में हुई थी बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? उसका बेटा जहांगीर बना। और बाबर के कितने बेटे थे? कुल 3 बेटे थे, जहांगीर, हिंदाल और एक नाम था। तो इन दोनों के बीच में बंटवारा हो गया था राज्यों का। फिर भी मुगल वंश का अगला राजा जहांगीर ही बना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह सूरी के काल में पद्मावत की रचना की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि पद्मावत की रचना रानी पद्मावती के ऊपर की गई है। उसमें पद्मावती के रूप का वर्णन है, लेकिन ये गलत है। पद्मावत में अन्य बहुत सारी बातों का वर्णन है, लेकिन उसमें कुछ बातें पद्मावती के बारे में है। तो इस तरह देखिए, आज का ये सेशन ख़त्म होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे क्वेश्चन मैंने कराया, और जैसे भी आगे और भी ज़रूरत लगेगी मैं आगे भी क्वेश्चन कराते रहूँगा। अभी देखिए, बहुत सारे मेरे पास टॉपिक पड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, मैं उसको एक एक करके कराऊंगा, जिससे आपको पढ़ने में ओवरलोड ना हो और मुझे भी आपको बताने में समझाने में ओवरलोड ना हो। तो एक एक करके मैं बताऊंगा, आप लोग इसको हो सकेगा तो वापस रिपीट करके देखिए, बराबर फटाफट कर लीजिए। मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, उसको अगर आप नहीं दिमाग में रख सकते उसको कहीं नोटबुक में लिख लीजिए, और डेफिनेटली आने वाले सारे एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम में हो। तो चलिए अभी ख़त्म करते हैं ये वीडियो यहीं पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कीजिएगा। इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए कि ये गलत है या फिर ये सही है, ये सुधार कीजिए आप, या फिर ये फैक्ट सही नहीं है, या फिर ये आपने गलत बताया। मैं गलती अप्रिशिएट करता, कोई मेरी गलती पकड़े बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मेरी गलती पकड़े। तो आप लोग ये मत समझिएगा मुझे बुरा लगता है या फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, करता ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी गलती कोई पकड़े, लोग सर्च करें कि मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं सही है। लोग खुद सेटिस्फाई होने चाहिए मेरे काम से। अगर आप पसंद करेंगे तो ही मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ऐसे सुन के मतलब नहीं।
या फिर आप इसको सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए, फिर सही है। ओके, तो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट, पसंद आता है तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।